वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स रिवीजन सेशन और हम यह देश का भविष्य बनाते हैं। बच्चों, मेरा नाम है मानुषी पचौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का रिवीजन। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर तो काफी ज्यादा इजी था, लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस चैप्टर का वन शॉट जरूर देखो जाके। ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो फटाफट यहाँ पे आ जाओ रिवाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं या एग्जाम्स आ रहा होगा बायो का, है ना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा ताकि फटाफट से तुम इस चैप्टर को रिवाइज करो और देने जाओ पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार ये चैप्टर। तो रेस्पिरेशन तुम्हें पहले से ही पता है बच्चों कि यार रेस्पिरेशन होता क्या है ना, किसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। हमें या फिर प्लांट्स की भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज भी मैंने बताई थी कि ब्रीदिंग जो रहता है वो कंप्लीटली अलग रहता है रेस्पिरेशन से, बट ब्रीदिंग क्या है, पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। तो यार यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन भी लेके आई हूँ रिवीजन फॉर्म में, बिकॉज टीचर्स ना तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। और क्योंकि 11th में सब कुछ पेपर वेपर तुम्हारी स्कूल की टीचर्स बनाती हैं, तो अगर तुमने एकदम अच्छे से बना के रखी होगी टीचर से तो पेपर इजी बनेगा। लेकिन अगर तुमने कोई पंगे लिए होंगे तो डेफिनेटली टीचर वो क्वेश्चन उठा के देगी ना जो तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यार रेस्पिरेशन की बात करते तो रेस्पिरेशन तुम्हें पहले से ही पता है यार बच्चों। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है फूड का, और जिसके कारण क्या निकलती है, एनर्जी, और वो एनर्जी में क्या करते हैं, हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वही बोला गया है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, और जिसके कारण जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, तो दूसरा होता है बच्चों एनारोबिक। एरोबिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहानी लिखी गई है। एनारोबिक की कहानी ऐसी होती है जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंट होता ही नहीं है। वैसे ये चीज तो अपन काफी अच्छे से ना 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, लेकिन हाँ 11th में काफी ज्यादा डिटेल में दिया गया है क्योंकि अभी से बहुत सारी साइकिल्स भी आने वाली है ना। तो यार यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि यार फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। जब इनकम्प्लीट होता है ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का तब हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, और ये किस में आता है, एनारोबिक में। अब फर्मेंटेशन अगर होगा तो यार दो चीज बनेगी, या तो बनेगा अल्कोहल या तो बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अगर यार यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यीस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि बहुत सारी चीजें में काम आता है। केक हो गया, चीज हो गया, इन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड वाला सिनेरियो हमारे मसल सेल्स में देखने को मिलता है ना। अगर तुम मस्त खेल रहे हो, है ना, एकदम से तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है या क्रैम्प्स आ जाते हैं या गलती से पता चलता है मम्मी घर पे बुला रही है वरना जोरों की मार पड़ने वाली है, तो तुम फटाक से दौड़ के जाते हो। तो उस टाइम पे तुम्हारे हाँ सांस तो ऊपर नीचे हो ही जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड। उसी के बिहाफ पे ध्यान से देखो यार, ये एक साइकिल दी गई है ना, ये तुम्हारी बुक में भी दिया गया है, इसको तुम ध्यान से देख सकते हो कि यार ग्लूकोज से फिर क्या बन रहा है, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड बन रहा है। फिर उसी पायरुविक एसिड से दो चीजें देखने को मिल रही है, एक बन रहा है तुम्हारा इथेनॉल जो कि एनारोबिक का पार्ट है, और एक बन रहा है तुम्हारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यार अगर ये चीज तुम्हें नहीं आ रही है समझ में ना, तो मेक श्योर तुम लोग इस चैप्टर का वन शॉट जाके एक बार जरूर देखो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, बट हल्के पतले में मत लेना, है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें लगते पूरे 10 स्टेप, वो 10 स्टेप जो तुम्हें वन शॉट पे पढ़ने पड़ेंगे, है ना, अगर नहीं पढ़ा तो। क्योंकि यार ये चीज ऐसी है, टीचर तुम्हारी अच्छी टीचर हो या तुम्हारी बुरी टीचर हो, ये क्वेश्चन वो जरूर देगी, लिख के रख लो। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सीधे सीधे 5 नंबर, या फिर अगर टीचर को लगे नहीं यार 5 नंबर देके क्या करूंगी, 3 नंबर में देती हूँ, थोड़ा देखूं तो इन लोगों को कुछ आता है कि नहीं, तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ये आएगी जरूर साइकिल ग्लाइकोलिसिस की। तो यार ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड में। ये पूरी स्टेप्स याद करनी पड़ेगी, लंबे लंबे स्टेप्स है, ऐसे भी लंबे लंबे नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, बट जाके पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यार ये तो थी ग्लाइकोलिसिस की कहानी। अब यार ये जो टेबल है ना, ये जो तुम लोगों को साइकिल लेके आई हूँ वो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तुम अच्छी लाइफ जी रहे होते हो, है ना, तुम एकदम सॉर्टेड चल रहे होते हो, एकदम से तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर या तुम्हारा कोई दोस्त आके बोलेगा अबे तुझे ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप याद है, तो तुम डर जाओगे, अरे यार शिट मैं तो भूल गया। तब तुम्हें फिर ये आ जाएगा यार याद, है ना, ये दो
ठीक है। तो यार इस चीज में ना अगर थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है ना, ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये साइकिल लेके आई हूँ ताकि फटाफट तुम रिवाइज कर लो, है ना, मेरे लेक्चर के थ्रू, तुम्हारे रैपिड रिवीजन के थ्रू। लेकिन यस, अगर तुम्हें काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो तुम्हें वन शॉट देखना पड़ेगा, आई कांट हेल्प हियर। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्रैब साइकिल, है ना, इसको आप पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको अपन टीसीए साइकिल भी बोलते हैं बच्चों। तो यार ये जो है 1940 में बताई गई थी, और ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तुम्हारी यहाँ से शुरू है, सिट्रेट से शुरू होती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पे खत्म होती है, फिर वही चीज रिपीट होती हुई हमें नजर आती है। आइसोसिट्रेट, अल्फा ग्लूटारेट, फिर उसका सक्सिनाइल कोएंजाइम है, क्योंकि एंजाइम कोएंजाइम आके जुड़ जाता है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में है, जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। हाँ, मैंने वन शॉट में ये भी बताया है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कैसे बनता है, तो मेक श्योर तुम ये चीज जाके वन शॉट में जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि यार ये जो है पूछ लिया जाता है, सीधी सी कहानी है। अल्टीमेटली यहाँ पे एटीपी का ही फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखो तो। और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो 38 मॉलिक्यूल कहाँ से बन रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई है। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीधी सी कहानी है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होना। बात तो सही है यार, ये ऐसे ही होता है, बात तो सही है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो उसको लेके जाते हैं, और उन कैरियर्स के अलग अलग कंपार्टमेंट भी देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स A, 3, 2, है ना, 4, 5, 5th भी होता है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें इस फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी। एंड ईटीसी जो है बच्चों हमें माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मतलब होता है ना, इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यार ये इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट वाला जो है कॉम्प्लेक्स 5th वाला, वहां पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एंड वही सेम कहानी है यार, वही सेम कहानी है जो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जुड़ गए हैं, इन सबके कॉम्प्लेक्स के नाम हैं। ठीक है, पर हाँ, आपको अगर कुछ भी डिटेल में जानना है तो प्लीज आप लोग वन शॉट जरूर देखना, लेकिन हाँ इंस्टेंट रिवाइज करना है तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये वही बैलेंस शीट है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें कैसे मिला। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना है, उसी को ही अपन ने बैलेंस शीट बोला है, दैट इज 38। 38 कैसे मिला, वो इन साइकिल्स के ही थ्रू मिला है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा वन शॉट देखने। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, मतलब कितना CO2 निकला है एंड कितना O2 कंज्यूम किया है, उसका रेशियो निकाल के आपको क्या दिखाते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इस पे बेस्ड मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी करवाए हैं, वो काफी इजी है, वो मतलब आप रिएक्शंस जो रहेगी उसी के बिहाफ पे आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये काफी ज्यादा इजी था। क्यों? क्योंकि यार ये मेन चीज जो थी वो मैंने तुमको पहले ही बता दी है कि वो है साइकिल्स। ठीक है, साइकिल्स जब तुम भूल जाओ तो फटाफट मेरा ये वाला सेशन देख के तुम्हें सारी साइकिलें याद आ जाएंगी, है ना, वो चलाने वाली नहीं, ये वाली, क्योंकि अभी फिलहाल तो 11वीं में ये वाली साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो मेक श्योर जिन बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी है या और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज इस चैप्टर की वन शॉट सीरीज जाके जरूर देखो, एंड जिन बच्चों को रिवाइज करना है तो ये वाली सीरीज देख लो। ठीक है, तो यार ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मेहनत तुम्हें करनी है, हमारे साइड से तो हो गई, अब बारी तुम्हारी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।